हेलो एंड वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल BHU स्टडी कैपिटल। और मैं आपके साथ आपकी मेंटोर रंजना, जो आपको गाइड करेगी संस्कृत एंट्रेंस 2022 के लिए। ठीक है, तो शुरू करते हैं। जैसा हमने पहले ही बात किया था, पिछला जो वीडियो हमारा आया था सिलेबस का पार्ट 1, जिसको हमने कहा था, उस वीडियो में हमने आपको बताया था कि जितने भी जो भी हमारा सिलेबस है उसको हम टॉपिक वाइज कवर करेंगे। तो एज अ सीरीज़ सिलेबस की सीरीज़ हम चलाएंगे। तो पहला जो पार्ट था वो आ चुका है। अगर आपने उसे देखा नहीं है तो मैं कहूँगी कि आप पहले उसे देख लें, उसे विज़िट करें, क्योंकि आपके टॉपिक की शुरुआत, आपके सिलेबस को कैसे समझना है, कैसे पढ़ना है, स्ट्रेटजी क्या रहेगी, उसकी जो मोटा मोटी अवधारणा है वो मैंने आपको पिछले वीडियो में बताई है। तो अगर आपने उसे नहीं देखा है तो पहले उस वीडियो को देख लें, उसके बाद इसे देख सकते हैं। ठीक है, तो ये जो है वो हमारे सिलेबस का पार्ट 2 है, जिसमें हम बात करेंगे वैदिक साहित्य की। अच्छा, मैंने देखिए व्याकरण के बाद वैदिक साहित्य, ये दोनों टॉपिक्स को क्यों चुना है, वो इसलिए क्योंकि ये दोनों टॉपिक्स ऐसे हैं जो स्कोरिंग है, स्कोरिंग की, इनसे क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा आते हैं। आप प्रीवियस ईयर पेपर एनालाइज करिएगा तो आपको पता चलेगा कि व्याकरण से और वैदिक साहित्य से बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो इसलिए मैं आपको उन टॉपिक्स से पहले रूबरू करवा रही हूँ जो टॉपिक्स बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस लेके आते हैं, जहाँ अच्छी तैयारी होने पर, अपनी पकड़ मजबूत रखने पर आपको मार्क्स अच्छे मिलेंगे। तो शुरू करते हैं। टॉपिक में जो हमारा सबसे पहला जो सब टॉपिक है वो है ऋग्वेद। ऋग्वेद में क्या है कि आपको कुछ सूक्त पढ़ने हैं। आप अपना थर्ड ईयर का सिलेबस देखेंगे, यूजी का जो थर्ड ईयर का सिलेबस है, तो कोई भी कॉलेज हो, यूजी के सिलेबस में आपको सूक्त पढ़ना रहता है। जैसे BHU में अगर आपको 8 सूक्त पढ़ने हैं तो हो सकता है कि अगर आप किसी और कॉलेज में हो तो वहाँ आपको 4 ही पढ़ने हो, लेकिन हाँ, ये जो यूजी की 3 साल की जो पढ़ाई होती है उसमें किसी न किसी सेमेस्टर में आपको सूक्त पढ़ने ही होते हैं। ठीक है, तो BHU का जो यूजी का सिलेबस है उसमें ऋग्वेद से 7 सूक्त हैं और अथर्ववेद से 1 सूक्त है। तो जो सबसे पहला सूक्त है ऋग्वेद का वो है अग्नि सूक्त, उसके बाद है विष्णु सूक्त, इंद्र सूक्त, उषस, अक्ष, वाक और पुरुष, और अथर्ववेद से 1 सूक्त है भूमि सूक्त, जिसको आप पृथ्वी सूक्त भी कह सकते हैं। ठीक है, तो अब देखिए इतना तो मैंने आपको बता दिया कि ये सूक्त आपको पढ़ना है। ठीक है, अब इसके अंदर थोड़ा सा और गहराई से मैं आपको बता देती हूँ, एक स्ट्रैटेजी बता देती हूँ कि आपको पढ़ना कैसे है और आपको तैयारी कैसे करनी है, आपको नोट्स कैसे बनाना है। नोट्स बनाने का एक सिंपल सा तरीका आपको लेना है कि आप कोई A4 साइज़ पेपर ले लीजिए। ठीक है, और उस पेपर पे कॉलम बना लीजिए, सूक्त, ऋषि, देवता, छंद, ठीक है, और मंत्र संख्या। अब उसमें आप देखिए, ये जो मैं आपको बोल रही हूँ चार्ट बनाने के लिए, ये आपको बहुत काम करेगा, बहुत, कि आपका एक बहुत बड़ा काम आसान कर देगा। कि आपसे एग्ज़ाम में ये क्वेश्चंस ज़रूर पूछे जाते हैं। आप प्रीवियस ईयर पेपर उठा के देख लीजिए, पूछा गया है कि अग्नि सूक्त के देवता कौन है, या अग्नि सूक्त के ऋषि कौन है, और इंद्र सूक्त के ऋषि कौन है, पुरुष सूक्त में कौन सा छंद था। ठीक है, और अग्नि सूक्त में मंत्र कितने हैं। आप प्रीवियस ईयर पेपर देखेंगे तो ये क्वेश्चंस पूछे गए हैं। ठीक है, और हर बार पूछे जाते हैं, ऐसा नहीं है कि किसी ईयर में नहीं पूछे गए होंगे। ठीक है, अगर अग्नि सूक्त से नहीं पूछा गया है तो ये पूछ सकता है कि जो विष्णु सूक्त है उसके देवता कौन है, ठीक, उसके ऋषि कौन है, मंत्र संख्या कितनी है। तो वो चार्ट बना के आप सूक्त संख्या, जैसे सूक्त में लिख दीजिएगा, सूक्त का जो आप कॉलम बनाएंगे उसमें लिखिए, इन सारे सूक्तों के नाम लिखिए कि अग्नि, विष्णु, इंद्र, उषस और अक्ष, वाक, पुरुष, और उसके बाद भूमि या पृथ्वी। ठीक है, उसके बाद उसके सामने उसके देवता लिखिए, उसके सामने उसके ऋषि लिखिए। ऋषि मतलब मंत्र दृष्टा, जिन्होंने इन मंत्रों को साक्षात्कार किया था। ठीक है, तो उन ऋषियों का नाम लिखिए। फिर क्या क्या उसमें छंद हैं वो लिख दीजिए, और उसके बाद मंत्र संख्या। हाँ, सबसे जो ज़रूरी चीज़ है उसमें वो मंत्र संख्या और ऋषि बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि इसमें बच्चे कंफ्यूज बहुत होते हैं। ठीक है, और एग्जामिनर ये जानते हुए कि बच्चे इसमें बहुत कंफ्यूज होते हैं तो वो वहीं से क्वेश्चंस बनाते हैं, इसलिए आप इसमें कंफ्यूज मत होइएगा। ठीक है, हाँ, अब उसके बाद है, अच्छा, क्वेश्चन कैसे आता है, मैं थोड़ा सा बता देती हूँ आपको कि क्वेश्चन आता कैसे है, कि आपको एक आइडिया हो जाए। जैसे अग्नि सूक्त से ऐसे क्वेश्चन आ सकता है कि अग्नि मीडे पुरोहितम। ठीक है,
ये जो मंत्र है वो किस सूक्त से लिया गया। जैसे अग्नि मीटे पुरोहितम लिख दिया है तो आप तो जान ही जाएंगे कि अग्नि से है, ठीक है। तो यज्ञ से देव मृत्युजम, बस इतना सा लिखेगा और पूछेगा कि ये किस मंत्र से, सॉरी ये मंत्र जो है वो किस सूक्त से है, ठीक है। या फिर जैसे पृथ्वी सूक्त है तो वहाँ पे आपने एक बहुत ही फेमस पंक्ति सुनी होगी, मतलब ये आपको हर जगह ही मिल जाएगी कि माता भूमि पुत्रो अहम पृथिव्या, ठीक है। तो ये कहाँ से ली गई है, या ऐसे पूछ सकता है कि ये कौन से वेद से लिया गया है, ठीक है। तो याद रखिएगा कि ये जो अथर्ववेद के पृथ्वी सूक्त से लिया गया है या भूमि सूक्त से लिया गया है, ठीक है। अब इसके बाद आते हैं, अच्छा हाँ, ये आप ज़रा इस बात पे भी थोड़ा ध्यान दीजिएगा कि मैंने अग्नि सूक्त लिखने के बाद उसकी संख्या भी लिख दी है कि वो सूक्त संख्या कौन सी है और वो कौन से मंडल से लिया गया है। तो आपसे ये भी पूछ सकता है कि जैसे मान लीजिए ये पूछ दे कि ये जो अक्ष सूक्त है वो कौन से वेद से है, किस मंडल से है, ठीक है। और अच्छा, अगर मंडल कभी पूछ देगा तो ऑब्वियस सी बात है कि चारों वेदों में से एकमात्र ऋग्वेद ही ऐसा है जिसको मंडल में विभाजित किया गया है, ठीक है। तो आप जान जाएंगे, अगर ये मंडल पूछ दे तो आप बता देंगे कि ऋग्वेद से, ठीक है। लेकिन अगर आपसे सिर्फ इतना पूछ दे कि ये ऋग्वेद के किस मंडल का कौन सा सूक्त है, तो आपको बताना है कि ये ऋग्वेद के 10वें मंडल का 34वां सूक्त है, ठीक है। इसलिए मैंने ये संख्या लिखी है। तो ये संख्या मैंने ऐसे ही नहीं लिख दी है, ये मैंने इसलिए लिख दी है ताकि ये आपको याद रहे, क्योंकि इससे भी प्रश्न आते हैं, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। तो अथर्ववेद से भूमि सूक्त आपको पढ़ना है, ठीक है। अब इसके बाद आता है कि जो इसका जो दूसरा टॉपिक है, इस टॉपिक में वैदिक साहित्य में जो दूसरा टॉपिक है वो है संस्कृत साहित्य का संक्षिप्त इतिहास। ओह, लगता है मैंने थोड़ा सा कुछ गलत टाइप कर दिया है। संस्कृत साहित्य का नहीं, सही है, ठीक है, संस्कृत साहित्य का संक्षिप्त इतिहास ही रहेगा। अच्छा, ये जो संस्कृत साहित्य का संक्षिप्त इतिहास है, अब बहुत लोगों को ये लग रहा होगा कि ये मिलेगा कहाँ से। तो देखिए, मैं तो आपसे कहूँगी कि गूगल पे आप भरोसा ना ही करें। अब मैं ये नहीं कह रही हूँ कि हर चीज़ के लिए भरोसा नहीं करें, कुछ चीज़ों के लिए आप नहीं कर सकते हैं, क्योंकि अब ये सब आपको रियल नॉलेज उपलब्ध कराएं, क्योंकि मुझे तो इस पर उतना भरोसा नहीं है। तो हो सकता है कि आपको कुछ गलत इन्फॉर्मेशन मिल जाए इससे, तो आप किताबों पे जो टेक्स्ट होते हैं उस पर ज़्यादा भरोसा किया कीजिए, ठीक है। तो संस्कृत साहित्य का जो संक्षिप्त इतिहास है, इसकी एक बुक आती है संस्कृत साहित्य का समीक्षात्मक इतिहास, डॉक्टर कपिल देव द्विवेदी जी ने लिखा है, ठीक है। ये आपको मिल सकता है, संस्कृत साहित्य का इतिहास बलदेव द्विवेदी का भी मिल सकता है, सॉरी बलदेव उपाध्याय हैं, ठीक है। लेकिन मैं आपको कहूँगी जैसे मुझे जो सही लगता है वो मैं एक्सपीरियंस बता रही हूँ कि बलदेव उपाध्याय का भी ऐसा नहीं है कि आपको समझ में नहीं आएगा, आपको आज आएगा समझ में, अच्छे से समझ में आएगा। पर मैं आपको चाहूँगी कि आप कपिल देव द्विवेदी जी की बुक लें, क्योंकि उनकी भाषा वो आपके लेवल की मतलब कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगी। जो बलदेव उपाध्याय जी की भाषा है वो थोड़ी सी क्लिष्ट होती है। अगर आपने भारतीय दर्शन पढ़ा हो उनका, किसी का अगर फिलॉसफी सब्जेक्ट हो तो उन्होंने पढ़ा होगा भारतीय दर्शन, तो बलदेव उपाध्याय जी को जब आप पढ़ेंगे तो उनकी भाषा आपको थोड़ी सी क्लिष्ट लगेगी। तो आप कपिल देव द्विवेदी जी को मैं कहूँगी कि आप कपिल देव द्विवेदी जी को प्रेफर कीजिए इस बुक के लिए, कि उनकी भाषा बहुत सामान्य है और आपको अच्छे से समझ में आ जाएगी, ठीक है। अच्छा, उस बुक को अब ये आप पे डिपेंड करता है कि आप लेना किन की चाहते हैं, पर आप कोई सी भी बुक ले लीजिए, ठीक है। संस्कृत साहित्य का जो इतिहास है, चाहे वो बलदेव उपाध्याय जी का लीजिए, चाहे वो कपिल देव द्विवेदी जी का लीजिए, उस बुक को कम से कम 3 बार पढ़ जाइएगा, कम से कम 3 बार, ठीक है। और देखिए, आपके पास वक्त बहुत है, आप ये मत सोचिएगा कि आपके पास वक्त कम है, क्योंकि जितना वक्त है आपके पास उसके हिसाब से टॉपिक्स बहुत ही कम है, ठीक है। अगर कोई बहुत अच्छे से मन लगा के पढ़ेगा तो वो इन टॉपिक्स को 1 महीने में कवर कर सकता है, ठीक है। और आप सब जानते भी हैं कि ये टॉपिक्स इतने भी नहीं है कि आप 1 महीने में कवर नहीं कर सकें, ठीक है। लेकिन आपके पास 4 महीने हैं तो थोड़ा उपयोग कीजिएगा उन टाइम्स का, और इस बुक को कम से कम 3 बार पढ़िएगा। ज़्यादा से ज़्यादा आप जितना चाहे पढ़ सकते हैं, वो इसलिए क्योंकि ये आपके लिए ही फ़ायदा करेगा। पर हाँ, अगर नहीं पढ़ पा रहे तो 3 बार तो पढ़ ही लीजिएगा, ताकि कुछ तो दिमाग में ठहर जाए, सब कुछ उतर जाए, ऐसा ना हो, ठीक है। उसके बाद आते हैं वैदिक साहित्य का इतिहास, जो दूसरी चीज़ है।
दूसरा आपका सब टॉपिक है वैदिक साहित्य का इतिहास। वैदिक साहित्य, ये भी मैं कहूँगी कि वैदिक साहित्य एवं संस्कृति करके बुक आती है डॉक्टर कपिल देव द्विवेदी जी की। ये बुक बाकी लोगों ने भी लिखी है, सुरेश चंद्र श्रीवास्तव करके हैं और पारसनाथ द्विवेदी करके, बहुत लोगों की अपनी बुक्स है, मतलब उन्होंने लिखा है वैदिक साहित्य पर फिर वही बात आती है एक्सपीरियंस की। तो मैंने कपिल देव द्विवेदी जी की ही बुक को पढ़ा था, संस्कृत साहित्य के समीक्षात्मक इतिहास में भी और वैदिक साहित्य के इतिहास में भी। तो मुझे लगता है कि उनकी भाषा, क्योंकि जिस उम्र में आप हैं, जब उस उम्र में मैंने पढ़ा था, तो वो मुझे अच्छे से समझ में आई थी। तो मुझे लगा था कि ये यूजी के बच्चों के लिए ज़्यादा सही पड़ेगी, उनके लेवल की है, भाषा सरल और सहज है और काफ़ी अच्छे से बताया भी गया है। आगे बढ़ते हैं। हाँ, तो अब इसमें आता है कि पंच महायज्ञों का सामान्य परिचय। अब देखिए, जो आप वैदिक साहित्य का इतिहास पढ़ेंगे तो उसी में आपको ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद, इनका सामान्य परिचय पढ़ना है। सामान्य परिचय का मतलब ये नहीं है कि हल्का फुल्का पढ़ के छोड़ दिए कि कितने ब्राह्मण होते हैं किसके, कितने आरण्यक होते हैं किसके। थोड़ा सा और पढ़ लीजिएगा। जैसे जो ब्राह्मण है उसको, उसमें कितने भाग होते हैं। जो आरण्यक है तो उसके कौन से भाग को या अध्याय को कौन सा उपनिषद कहते हैं। अब जैसे आप अगर आपने पढ़ा होगा तो आप जानते होंगे कि ये जो ईशावास्य उपनिषद होता है, ठीक है, ये किसी ब्राह्मण का या किसी आरण्य का एक भाग है। शतपथ ब्राह्मण आप जानते होंगे, शतपथ ब्राह्मण का जो 40वां अध्याय होता है उसे ईशावास्य उपनिषद कहते हैं, ठीक है। तो ऐसे आपको पढ़ाई करनी है कि आपको ये चीज़ें भी याद रहें, ठीक है। दूसरी चीज़ है कि वैदिक साहित्य के इतिहास में ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद का आपको सामान्य परिचय तो रखना ही है, पर हाँ, उपनिषदों को भी आपको थोड़ा सा अलग से विस्तार से पढ़ना है, मतलब थोड़ा सा विस्तृत पढ़ना है। तो वो जब हम अगला वीडियो लेके आएंगे तो किसी और वीडियो में इसको कवर कर लेंगे। फिलहाल के लिए आपको इतना पढ़ना है। और हाँ, पंच महायज्ञों का सामान्य परिचय पढ़ना है। तो पंच महायज्ञों के सामान्य परिचय में आपको बहुत ज़्यादा नहीं जाना है कि इसमें हवन सामग्री क्या होती है या फिर यज्ञ के समय मंत्र कैसे होते हैं, ये सब कुछ नहीं पढ़ना है, ये बहुत ज़्यादा हो जा रहा है। सामान्य पढ़ लेना है कि पंच महायज्ञ होते कितने हैं, मतलब अब नाम से ये आपको पता चल जा रहा होगा कि पंच महायज्ञ 5 ही होते हैं, ठीक है। तो इन पंच महायज्ञों का एक सामान्य परिचय पढ़ लीजिएगा कि किसके लिए होते हैं और कब कब किए जाते हैं, ठीक है। तो मुझे लगता है कि इतना आज के लिए पर्याप्त है। अच्छा हाँ, अब ये मोस्ट रिकमेंडेड बुक्स में मैंने लिख भी दिया है कि आपको संस्कृत साहित्य का समीक्षात्मक इतिहास, मैंने डॉक्टर कपिल देव द्विवेदी का नाम लिखा है। आप किसी भी राइटर का ले सकते हैं, आपकी चॉइस है। वैदिक साहित्य एवं संस्कृति भी आप किसी भी राइटर की ले सकते हैं, वो भी आपकी चॉइस है। और हाँ, अब जैसे सूक्तों की बात मैंने की थी, तो एक चीज़ है कि आपको ढूंढना नहीं पड़े हर जगह। तो एक बुक आती है ऋक् सूक्त चयनम नाम की, ये जो बुक है, उस बुक में आपको ये सारे सूक्त मिल जाएंगे, ठीक है। तो उम्मीद करती हूँ कि आज का जो वीडियो है वो आपको पसंद आया होगा और कुछ एक्स्ट्रा जानना हो, क्योंकि पार्ट वाइज सीरीज़ तो हमारी आएगी ही, लेकिन अगर कुछ एक्स्ट्रा आपको जानना हो, जो आपके डाउट्स हो, तो आप कमेंट कर सकते हैं।